आज हम लोग बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल हमारा लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। तो जब आप कंट्रोल वर्ड यूज करते हो तो कंट्रोल का मतलब होता है चेक करना, और प्रिसाइज होके बोलूं तो इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है जनरली क्या होता है कि जब आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो, आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि आपको क्या करना है। आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हो। लाइक आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है अभी जैसे 400 मार्क का पेपर है सीएमए का, तो आप सोच के रखे हो कि कम से कम मेरा 380 तो आया है। ये आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। अब क्या होता है जब आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया तो आपको एक्चुअल में भी परफॉर्म जाकर करना होता है, मतलब जाके तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। अब मान लो एग्जाम में तुम्हारा आया 360 आउट ऑफ 400, तो अब आपको ये भी तो देखना होगा ना, आपने जो स्टैंडर्ड रखा था क्या आप उसे अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। क्या आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हो? क्या आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हो? आपने सोचा था 380, आपका आ रहा है 360, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 मार्क्स जो है आपके कम पड़ रहे हैं। तो इस 20 मार्क्स को हम लोग कहते हैं डेविएशन। कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि 20 मार्क की कमी रह गई। तो कंट्रोलिंग इसी को हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करके देखते हैं, और जो डेविएशन पता लगता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो इसे हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। तुम बताओ तुमको कंट्रोलिंग समझ आया कि नहीं? यस सर। आ गया। अब इसमें देखो टिक क्या क्या करना है, पढ़ना क्या क्या है। कंट्रोलिंग रिफर्स टू टास्क ऑफ एंश्योरिंग दैट एक्टिविटी आर प्रोड्यूसिंग द प्रेजेंट टारगेट और गोल। कंट्रोल सिर्फ ये अश्योर करने के लिए, एंश्योर करने के लिए होता है कि आपकी एक्टिविटीज गोल्स के हिसाब से चल रही है कि नहीं, कहीं उसमें कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है। कंट्रोलिंग इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द आउटकम, आउटकम माने रिजल्ट होता है, of activity, reviewing feedback information about this outcome, and if necessary take corrective action, जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शन में। एंथोनी ने कहा है कि कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर अश्योर दैट रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड एंड यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंथोनी के वर्ड्स में अगर देखा जाए तो कंट्रोल एक प्रोसेस है जहां पर मैनेजर ये अश्योर करता है कि जितनी भी रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस है, जितनी भी रिसोर्सेस ऑब्टेन हुई है उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है ताकि गोल अचीव हो सके। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। उसके ये डेफिनेशन ही कैन डू इट के आप पढ़ेंगे, कुंज एंड ओडोनट के आप पढ़ेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत अच्छे से टिक करना। कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू प्लानिंग। इनफैक्ट कंट्रोल इज इफेक्टिव काउंटर पार्ट टू प्लानिंग। ऊपर मैंने भी किया ना, जब प्लानिंग करोगे तभी कंट्रोलिंग हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। प्लान एंड कंट्रोल आर सो एंटवाइंड। एंटवाइंड मतलब होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड। चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ी है वर्ड्स। that it becomes almost impossible to determine whether one leaves off and other begin. Planning without corresponding control are apt to hollow hopes. क्या लाइन है समझ लो। प्लानिंग कंट्रोलिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। प्लानिंग होगी तो कंट्रोलिंग होगी, और कंट्रोलिंग होगी तभी प्लानिंग कर पाओगे। तो मैं कंट्रोल कैसे करूं? तो कभी भी कंट्रोल करने के लिए मेरे को एक स्टैंडर्ड बनाना होता है जिससे मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोलता हूँ। कैसे बना सकते हो स्टैंडर्ड? तो आपको इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, एम सेट करना होता है। जैसे अभी मैं एम सेट कर रहा हूँ कि अगले 6 महीनों में मुझे 20 किलो कम करना है अपना वजन, 20 kg वेट अपना लॉस करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक स्टैंडर्ड रख दिया है कि मुझे कितना लॉस करना है, 20 किलो। ठीक, अब दूसरी चीज मुझे कुछ डाइट प्लान यूज करना होगा या कुछ ऐसी एक्शंस लेनी होगी जिससे मेरा वेट कम होना शुरू हो। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस करना। अभी तो मैंने सिर्फ सोचा था, इसे बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब मैंने एक्चुअल में परफॉर्म किया, एक्सरसाइज करी। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा अपने एक्चुअल को स्टैंडर्ड से। तो मैंने सोचा था 20 किलो, मेरा कम हुआ 10 किलो। तो ये शो करता है कि मैं अपने टारगेट से अभी भी 10 किलो पीछे हूँ। 10 kg का डेविएशन है यहाँ पे। ठीक, मेरा स्टैंडर्ड क्या था? मेरा स्टैंडर्ड था 20 किलो का, मेरा एक्चुअल 10 किलो का। तो मैं 10 किलो के डेविएशन में हूँ, तो आगे मुझे करेक्टिंग एक्शन लेनी होगी। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस डेविएशन को दूर कर सकूं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? यस सर।
ठीक, अब यहाँ पे याद रखना है जो डेविएशन वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है आप टारगेट से कितना भटके हो। तो बेटा कई बार डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना। मैंने सोचा था 20 किलो कम करना, मेरा कम हुआ 5 किलो। कितना कम हुआ? 5। तो ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या है? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मैं अपने टारगेट से -15 किलो अभी भी पीछे हूँ। मैंने सोचा था 20 किलो, मैंने कम किया 5 किलो, मतलब मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। बात समझ आई कि नहीं है? यस। अच्छा, मैंने सोचा था 20 किलो और मेरा वजन कम हो गया 23 किलो, 23 kg। तो मैं इसे बोलूंगा यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये कैसा डेविएशन हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन हुआ। मैं 3 किलो फायदे। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस। तो करेक्टिव एक्शन में आप क्या कर सकते हो? या तो अपने टारगेट को रीसेट कर दो, स्टैंडर्ड्स को रीसेट कर दो, या फिर से वर्क या ड्यूटीज डिवाइड करो एम्प्लॉइज में, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल दो, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो। ये सब चीजें आप कर सकते हो। बात समझ आ गई? यस। ठीक, अब कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल कैसे किया जाता है का मतलब ये होता है कि आपकी करेक्टिव एक्शंस कैसे हो सकती है, आप अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, डेविएशंस को कैसे दूर कर सकते हो। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हो तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है आप सारी एक्टिविटीज को मेजर करो और जिस एक्टिविटी में खास फोकस चाहिए या स्पेशल फोकस चाहिए, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट करके सारा ध्यान सिर्फ उसी पे दो, बाकी चीजों पे मत दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, लॉ है और इकोनॉमिक्स है, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो तुमने देखा कि क्या कारण है मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो आपको समझ आया आपका ये मैथ्स वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है जो हिस्सा कमजोर पड़े स्पेशल फोकस केवल उसी पे करो, क्योंकि अगर वो मजबूत हो गया ना आपका तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जो लगभग हर जगह यूज होती है, क्रिकेट पे भी यूज होती है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉलिंग एक्शन से क्रिकेटर्स को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको फोकस करते हैं कि कैसे इस एक्शन को हम बच सके, इससे कैसे स्कोर कर सके। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वो तरीका है जहां जिस चीज पे कमजोर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस पर खास फोकस करो। बात समझ आई कि नहीं आई? यस। अच्छे से। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है एबीसी एनालिसिस होता है। क्या होता है? एबीसी एनालिसिस। ये इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज होता है। जैसे आप गुड्स वुड्स मेंटेन करते हो, स्टॉक मेंटेन करते हो, तो वहाँ पे एबीसी एनालिसिस किया जाता है कि किन गुड्स को ज्यादा प्रायोरिटी में हम क्या करके रखें, स्टोर करके रखें। इसे हम लोग एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है? यस। अच्छा, उसके बाद आता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की टेक्निक ये बोलती है कि एक मैनेजर जो है उसको बहुत सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अगर वो सारे काम पे फोकस करेगा तो उससे उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो मैनेजर को ये करना चाहिए कि खुद का ध्यान सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों पे रखना चाहिए और रेस्ट जो रूटीन वर्क्स है, छोटे मोटे काम है, वो डेलीगेट कर देना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि वो मेन काम पे ध्यान दे सके। फिर से रिपीट करूं कि बात समझ आती? आगे सुन। So the idea behind the principle of control by exception is that no news is good news. If there is nothing to report, the presumption is that system is functioning all right. ठीक, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमेशा हर चीज पॉजिटिव नहीं चल सकती, आपको कुछ चीजों को इग्नोर करके इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना होता है। ध्यान रखना। आपको ये दोनों समझ आ गया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की? नहीं आया? हाँ या ना? आगे सुन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन लिखा है, एक्चुअल में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल आता है। 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल कंट्रोल, जिसे फीडबैक कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा कॉन्करेंट कंट्रोल होता है और तीसरा फीड फॉरवर्ड या प्रेडिक्टिव कंट्रोल होता है, ठीक है? अब मैं जैसा अगर बात करता हूँ हिस्टोरिकल कंट्रोल की, तो हिस्टोरिकल कंट्रोल या फीडबैक कंट्रोल का मतलब होता है वो एक्शंस जो हो चुके हैं ऑलरेडी, वो एक्शंस जो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हैपेंड। आप उन एक्शंस को जब मेजर करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कंट्रोल या फीडबैक कंट्रोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, अब आज आप ये चेक कर रहे हो कि उस एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी।
तो ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ये कब की बात है, फ्यूचर की बात है, पास्ट परफॉर्मेंस की बात है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है तो उसे हिस्टोरिकल कंट्रोल या फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. The concept of feedback is important to the development of efficient control in any organization. This is also known as past control, which refers to gather information about completed activity, to evaluate information and to take corrective action to improve similar activity in future. Past में हुई चीजों को evaluate कर दो तो पता लग जाएगा future में काम कैसे करना है। In other words, it permits the manager to use information on past performance to bring future performance in line with the planned objective or standard. अगर आपने past performance के information का use किया है तो in future आपको बड़ी आसानी हो जाएगी काम करने में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? Yes, sir, clear है। दूसरा होता है कॉन्करेंट कंट्रोल, बेटा इसे रियल टाइम बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल को क्या बोलते थे, पास्ट कंट्रोल बोलते थे। पास्ट या पोस्ट जो भी आया आप टिक करोगे, पोस्ट मेनली टिक करना। कॉन्करेंट को हम रियल टाइम बोलते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वर्क चल रहा है उसको वही वही चेक करते जाना और जो जो गलतियां दिख रही है तुरंत तुरंत उसको वही वही सुधारते जाना। जैसे अगर कोई शिप नेविगेट कर रहा है तो उसको लगातार शिप को मूव करते रहना होता है और जहां कुछ गड़बड़ दिखे तुरंत उस गड़बड़ को ठीक करना होता है। वैसे एक फैक्ट्री में एक कंट्रोल चार्ट बना दिया जाता है जहां पर जैसे जैसे एक्टिविटी चल रही है जो भी गलती दिखे तुरंत ठीक करो। आप टेस्ट दे रहे हो, मैं आपके ऊपर आपको सुपरवाइज कर रहा हूँ, जहां गलती दिख रही है तुरंत टोक दे रहा हूँ, तो ये कॉन्करेंट कंट्रोल हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. नहीं समझ आई? आ गया। आ गया। देन आता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का बेसिकली मतलब होता है इनपुट्स को इवेलुएट करना। इसमें क्या होता है, एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो होता है कि हमारे यहाँ की जो सबसे कमजोर चीज है, हमारे यहाँ की कमजोरी है, हम उसको पे ही ध्यान देंगे बस। जैसा आप क्या किया, एक मशीन काम नहीं कर तो जो मशीन का ऑपरेटर वो देखेगा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में भी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो उसमें देखा जाएगा कहाँ कहाँ कमियां आ रही है, कमजोरी आ रही है, देन फिर उस कमी या कमजोरी को दूर करने की कोशिश की जाती है इन फ्यूचर। बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला थोड़ा कम समझ आया, बाकी दोनों अच्छे से आ गया। फीड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल होता है। आपके अगर कोई चीज खराब होना चालू हो गई है तो आप उस पर खास फोकस कर दो ताकि या तो उसको रिप्लेस करो या तो उस चीज को रिपेयर कर सको। आप भी यही करते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है आगे जाके कोई गड़बड़ होने वाली है, पहले से एक्शन ले लेते हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसे फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। बात समझ आई? Yes, sir. देन बारी आती प्री रिक्विजिट्स ऑफ एसेंशियल कंट्रोल सिस्टम। आपके यहाँ का कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आप सेल्फ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? Self पढ़ेंगे। ना समझ आए तो मेरे को बताना, ये पॉइंट्स आप सेल्फ पढ़ेंगे। जो मेरे को कराने का है वो ये है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है अश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या है इसका प्रिंसिपल? Assurance of objective. अश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप कंट्रोलिंग कर इसलिए रहे हो ताकि डेविएशंस पता लग सके और उन डेविएशंस को सुधार के आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. देन जो दूसरा प्रिंसिपल कंट्रोल का है वो फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल। फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल मतलब होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मतलब ये है कि मैनेजर्स को पहले से समझ लेना चाहिए कि आगे जाके क्या डेविएशन आ सकता है। उन्हें हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसको तुरंत क्या कर सके, सॉल्व कर सके। फिर बोलूं कि समझ आ गया? आगे सर। ठीक। देन आता है कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि जो कंट्रोलिंग करने का काम है बेसिकली वो मैनेजर को करना होता है। किसको करना होता है? मैनेजर को करना होता है। ठीक। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जितनी कंट्रोल टेक्निक और अप्रोचेस है वो तभी एफिशिएंट मानी जाएगी जब वो डेविएशंस को डिटेक्ट कर सके। किसको डिटेक्ट कर सके? डेविएशन को डिटेक्ट कर सके। ठीक है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल बोलता है जितने बड़े लेवल का मैनेजर होगा वो उतना बेहतर कंट्रोलिंग का काम कर सकेगा। कभी भी याद रखना मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो सबसे बेहतर कंट्रोलिंग जो है वो टॉप लेवल ही कर सकता है। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। देन होता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान बेसिकली ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान ये कहता है कि जितना ज्यादा आपके प्लान क्लियर और कंप्लीट होंगे कंट्रोलिंग करने में उतनी आसानी होगी।
अगर एक इंसान का खुद का स्टैंडर्ड या प्लान क्लियर नहीं है तो वो कैसे आगे परफॉर्मेंस चेक कर सकता है? तो बहुत जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए कि आपके प्लान्स बहुत क्लियर रहे, क्योंकि प्लान और कंट्रोल इंटरडिपेंडेंट है। बात समझ आ गई? यस सर। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर होगा, जितना ज्यादा प्रॉपरली वर्क डिवाइडेड होगा, कंट्रोलिंग करने में बाद में क्या होगी, उतनी ही आसानी होगी। बात समझ आ गई? यस सर। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल। इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे एक इंडिविजुअल मैनेजर है, सिंगल मैनेजर है, वो जितना अच्छे से कंट्रोल टेक्निक्स को समझेगा, वो उन टेक्निक्स को उतना ही बेहतर ढंग से यूज कर पाएगा। बात समझ आई? यस सर। देन उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एक इफेक्टिव कंट्रोल के बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड सेट हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। फिर बोलूं, नहीं आ गया। टारगेट सेट होने चाहिए, तभी कंट्रोलिंग हो पाएगी। देन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि एक आपको बढ़िया अगर था। प्रॉपर कंट्रोल करना है तो मेन हिस्सों पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिसमें फोकस की जरूरत है। प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन बोलता है कि रूटीन कामों पे ध्यान ना देकर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट कहता है कि कंट्रोल को एक फ्लेक्सिबल फंक्शन बनाए रखना चाहिए। कंट्रोल का डिजाइन ऐसा हो जो कभी भी बदला जा सके। फिर से बोलूं क्या? दो सर क्लियर है। क्लियर है? देन यूनिटी ऑफ एक्शन या प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ये बोलता है कि कंट्रोल तभी जस्टिफाई हो सकता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से चले, मतलब सभी लोग एक काम करें। जब सब लोग एक काम करेंगे तभी जाके कंट्रोलिंग हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। बात समझ आई? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। आ गई। अब नीचे आता है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। क्या आते हैं? टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। टेक्निक ऑफ कंट्रोल आते हैं। एक एक करके टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। सबसे पहली टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। कौन सी कंट्रोल? बजटरी। देखो, बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, पहले तो ये समझ लो। बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी तरह का ना टारगेट सेट करते हैं। बजट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कैश बजट होता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कितना कैश का इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। सेल्स बजट होता है जिसमें हम देखते हैं कितना सेल्स हम एक टारगेट में कर सकते हैं। परचेज बजट होता है ये चेक करने के लिए कि इस बार कितना परचेज हमें करना है। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है जिस प्रकार का आपने बजट बनाया है उसे मॉनिटर करना, मेजर करना, इवेल्युएट करना और जरूरत पड़ने पर करेक्ट करना, ये बजटरी कंट्रोल किया जाता है। जिस भी प्रकार का आपका बजट होगा, आप ये चेक करना कि आपका बनाया बजट आप अचीव कर पाए कि नहीं, ये बजटरी कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेल्स बजट बनाया था जिसमें मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 लाख पीस बेचूंगा, ये मेरा बजट था। लेकिन एक्चुअल में मैं बेच पाया 80,000 पीस। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं डेविएशन है, कितने पीस का, 20 पीस का। तो आगे मुझे उसे सॉल्व करना होगा, इसे बोलते बजटरी कंट्रोल। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, जितना अंडरलाइन है वो पढ़ेंगे। हाँ, बजटरी कंट्रोल के बाद आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसमें सब चीज इसलिए रिकॉर्ड की जाती है ताकि कल को कोई भी मिस स्टेटमेंट या गड़बड़ ना हो। तो इसमें आ जाता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब मेनली बहुत पावरफुल टूल है कंट्रोलिंग के। क्या होता है कि आपके यहाँ रोज बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपके यहाँ एक्सपेंस हो रहे हैं, आपके यहाँ इनकम हो रही है, आपकी एसेट्स बन रही है, आपकी लाइबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बराबर रिकॉर्डिंग कर दी जाती है हर चीज की, ताकि हम कभी भी बता सके कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड का, ठीक, और बैलेंस शीट जो होती है वो क्या करती है, आपकी पोजीशन बताती है कि अभी एट प्रेजेंट आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जब पीरियड एंड होता है तो एक बार रिवाइज कर देते हैं भाई, इस चीज को देख लेते हैं कि अभी कंपनी किस पोजीशन पे चल रही है। फिर बोलूं कि क्लियर हो गया? क्लियर है सर। देन उसके बाद आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। एक बार मैं बोलूंगा समझना। ब्रेक इवन एनालिसिस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे आपका ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आज आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया,
1 करोड़ रुपए। तो आपका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो ये होगा कि जब मैं आज बिजनेस रन करूं तो सबसे पहले मेरा 1 करोड़ रुपए तो कम से कम रिकवर हो जाए। सही बात है, गलत बात है? यस तो आपने लगाया 1 करोड़ था, अब आपने कमा 1 करोड़ दिया, तो अब आप एक ब्रेक इवन पे हो ना। अभी आपका फायदा है ना नुकसान है। आपने अपनी लागत वसूल ली है। अभी इसके आगे आप जो एक्शन लोगे वो बताएगा प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो है एक तरह का प्रॉफिट प्लानिंग। कोई भी बिजनेसमैन पहले यही देखता है कि मेरा लगाया पैसा पहले निकल जाए, उसके ऊपर मैं जो कमाऊंगा मेरा प्रॉफिट। अब तुम बताओ, ये तुमको तीनों समझ आया कि नहीं? बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन। यस सर। चौथा होता है MIS। क्या होता है MIS? मतलब उसका फुल फॉर्म तो पहले समझ लो। इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या स्टोरिंग ऑफ डेटा। आज आप स्कूल चले जाओ, वहां से 20 साल बाद भी चले जाना, बोलना मुझे सौम्या, मुझे अपनी मार्कशीट चाहिए, तो स्कूल वाले विद इन अ क्लिक आपकी मार्कशीट आपको डाउनलोड करके दे देंगे। सही बात है कि गलत बात? यस सर। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि अब सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑनलाइन मेंटेन होती है। पहले हमारे देश में क्या सिस्टम चलता था, जितने रिकॉर्ड्स थे फिजिकली बनते थे। तो जब फिजिकल रिकॉर्ड बनते थे तो इनके डिस्ट्रॉय होने का, इनके गुम जाने का, लॉस्ट होने का, इनके फट जाने का, म्यूटिलेट होने का, ये सब बहुत खतरा रहता था। लेकिन जब से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया है तो अब पास्ट मतलब हिस्टोरिकल, करंट और फ्यूचर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बराबर स्टोर करके रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। जैसे उस दिन मैं एक स्कूल में बैठा था, तो एक स्टूडेंट आया था 2007 का। उसको चाहिए थी टीसी, उसने टीसी नहीं दी थी उस टाइम, वो स्कूल छोड़ दिया था। अब उसको वापस पढ़ाई करनी थी एक सरकारी स्कूल में। तो स्कूल वालों ने बस 2007 का टैब दबाया, उसका डिटेल आ गया, उसको बता दी गई इसकी फीस इतनी बची हुई है, उससे फीस दी गई और उसको टीसी दे दी गई। तो हर ऑर्गेनाइजेशन आज MIS का यूज कर रही है, जिसमें डाटा को कंटिन्यूअसली स्टोर किया जाता है जो किसी भी जरूरत पर यूज किया जा सके। अब आप बताओ, आपको MIS समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। अब उसके बाद आती है अगली टेक्निक, मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक। कौन सी टेक्निक? मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है, ये जानने के लिए कि आपका ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपके यहाँ 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसको चलाने वाले 3 लेवल के मैनेजर है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो ये चेक करना कि ओवरऑल ये काम कैसा कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इसे मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। अब बोलो, बात समझ आई कि नहीं है? यस मतलब इसमें ये बेसिकली बोलता है कि कौन कौन से मैनेजमेंट मतलब लेवल वाला कौन क्या करेगा। क्या करेगा ये बोलता है। बात